भारत ने हमें परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के मातहत एक ऐसा संविधान इस देश को दिया जिस संविधान ने हमें लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, भाईचारा, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, सभी तत्वों को लेकर ऐसा संविधान दिया कि जिसके आर्टिकल 25 से 29 तक के धर्म की बात उसमें कही गई। जैसे आपके लिए पवित्र मक्का मदीना है, हमारे लिए बोध गया है, लेकिन बोध गया का जो कानून है उस कानून के तहत बौद्धों को अधिकार बहुत कम है, वहां हिंदू और ब्राह्मणों को ही अधिकार सबसे ज्यादा है। और 2024 में आपने दिखा दिए कि इनके हालात आज क्या है। यहां पर अगर 2024 में लोकसभा के अंदर ताकतवर विरोधी पक्ष अगर होगा तो बनाने की जिम्मेदारी अगर किसी की रही होगी तो मुसलमान और दलित भाइयों की रही, किसी और की नहीं रही। आज हम ऐसे विषय को लेकर यहां पर इकट्ठा हुए हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील है। यूं तो मैं कोई अच्छा वक्ता नहीं हूं या एडवोकेट नहीं हूं। जहां कानून की बात आती है वहां कानून के रक्षक अपनी बात रखते हैं, और जहां तक मैं समझता हूं कि अगर मैं कोई बात रखूं तो सूरज को आईना दिखाने समान होगी, जो फिरदौस भाई ने यहां रखी है। लेकिन आपका नुमाइंदा हूं, आपका नुमाइंदा होने के नाते मुझे जो विषय है वो विषय की जानकारी होना जरूरी है और लाजमी भी है, ऐसा मैं समझता हूं। भारत ने हमें परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के मातहत एक ऐसा संविधान इस देश को दिया जिस संविधान ने हमें लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, भाईचारा, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, सभी तत्वों को लेकर ऐसा संविधान दिया कि जिसके आर्टिकल 25 से 29 तक के धर्म की बात उसमें कही गई कि धर्म हर किसी का अपना व्यक्तिगत विषय है और उन्हें पूरा अधिकार है उसके मातहत जीने का, रहने का और सब जगह विचरण करने का। उसमें कोई ऐसा इंसान हस्तक्षेप नहीं कर सकता या अधिकार को छीन नहीं सकता। लेकिन हो क्या रहा है, अभी अमन जी यहां बता रहे थे, मैं सुन रहा था। उन्हें कितना पता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन सबसे पहले अगर इस देश में किसी धर्म को छेड़ा गया होगा तो वह बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म है। जैसे आपके लिए पवित्र मक्का मदीना है, हमारे लिए बोध गया है, लेकिन बोध गया का जो कानून है उस कानून के तहत बौद्धों को अधिकार बहुत कम है, वहां हिंदू और ब्राह्मणों को ही अधिकार सबसे ज्यादा है। तकरीबन 7 साल मैंने इस नागपुर से बोध गया तक के लोगों को ले जाकर
पूज्य भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई के मातहत आंदोलन किया है। उस आंदोलन समिति का मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी रहा, आज भी हूं। वो लड़ाई हमारी आज भी जारी है। तो ये मत समझिए कि आपके साथ ही छेड़खानी हो रही है, हमारे साथ नहीं हो रही है। मुद्दा है यहां पर वक्फ कानून 2024 के अधिनियम के बारे में। पहली बात तो मुझे याद है कि 1954 में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह कानून इस देश में लाया और उस कानून में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी हुआ जो 1964 और 1995 में किया गया। उद्देश्य एकमात्र था कि स्वतंत्रता के पहले इस देश में मुगलों का साम्राज्य रहा। कई हमारे मुसलमान भाइयों ने, बहनों ने अपनी संपत्तियां, अपनी जागीर धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर दान दी, डोनेट किया। नेहरू जी को उस समय लगा कि हमारे इस धर्म की रक्षा होनी चाहिए, इस धर्म की संपत्ति की रक्षा होनी चाहिए। देखिए, ये लोग ऐसे शख्स रहे हैं, हमारे पूर्वज, कि उनको सलामी करना पड़ता है। यह देश किसी एक जाति का, एक धर्म का, एक पंथ का देश है ही नहीं। हर 100 किलोमीटर पे, 150 किलोमीटर पे पहराव बदलता है, भाषा बदलती है, खान पान बदलता है, जाति बदलती, धर्म बदलता, पंथ बदलता है, और उसको संभाल कर रखने की जिम्मेदारी भारतीय संविधान के मातहत ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ही सर पर आई और वह बहुत अच्छे से चल रही थी। लेकिन कहते हैं ना, बुरी नजरें सब तरफ गिरती है। 2014 में सरकारें बदली, एक ऐसी सरकार यहां पर आई कि जिस सरकार ने हमारे मुसलमानों पर कहर डालना चालू कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं इन सरकारों को कि आपका जन्म अगर इस माटी में हुआ तो हम मुसलमानों का जन्म भी इसी माटी में हुआ है, कहीं बाहर नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी हमको पराया समझा जाता है। क्या हो रहा है इस देश के अंदर? गोमांस के नाम पर रेलवे के डब्बे में हमारे बुजुर्ग को मारा पीटा जाता है। गोमांस के नाम पर हमारे नौजवान का, जवानों का कत्ल कर दिया जाता है। मॉब लिंचिंग की जाती है। कई जगह पर मैं स्वयं जा चुका हूं और उन्होंने इस देश में जो अंग्रेज हमारे लिए छोड़कर गए कि डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, वह बात लेकर हमको डिवाइड करने का, इस देश को डिवाइड करने का काम शुरू किया। इन्होंने हमारे धर्म के ऊपर हमले बोले। एनआरसी, यूपीएपी, ये सारे कानून उसी तहत आए हैं। शाहीन बाग क्यों चला यहां पर? मैं दिल्ली में भी शाहीन बाग में जा चुका हूं, यहां पर भी नागपुर में आया था, क्योंकि मेरी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में आंदोलन चल रहा था। और यह इसीलिए हुआ क्योंकि इनकी फितरत कोई हमारे प्रति अच्छी नहीं है। लेकिन कहते हैं ना
जिसके लिए गड्ढा खोदोगे तुम्हें भी उसी गड्ढे में बाद में जाना पड़ेगा। और 2024 में आपने दिखा दिए कि इनके हालात आज क्या है यहां पर। अगर 2024 में लोकसभा के अंदर ताकतवर विरोधी पक्ष अगर होगा तो बनाने की जिम्मेदारी अगर किसी की रही होगी तो वो मुसलमान और दलित भाइयों की रही, किसी और की नहीं रही है। ये डर गए और इन्होंने डर के मारे एक और हमला करने की कोशिश इस वक्त कानून अमेंडमेंट बिल लाकर यहां पे करने की कोशिश की। बता 40 मेरे ख्याल से उसके आर्टिकल से जिसमें चेंजेस किए गए 44 तकरीबन। और उसपे प्रमुखता से कहते हैं ना कि भूखों की नजर तो चिचड़ों पे ही रहेगी। इनको लगता है कि हमारे पास करोड़ों की संपत्ति है, लाखों करोड़ों की संपत्ति है ना। तुम्हारे बाप दादाओं ने थोड़ी दिया है ये तो हमारे खून पसीने से हमारे भाइयों ने मस्जिद, मदरसे और दरगाह के नाम पर हमको दिया है। हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, हमारे बच्चों की ब्याह करने के लिए, कोई बीमार गिरता है उसको अस्पताल ले जाने के लिए संपत्ति का रखवाला बनाने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। इनकी नीयत खराब हुई कि इस देश के तीसरी नंबर के जमींदार ये वक्फ बोर्ड है। मैं तो जमींदारी बोलूंगा क्योंकि इनकी नजर तो जमीनों पे ही रहती है, कल से जमीन को क्रैप करे और वहां इनकी बिल्डिंगें खड़ी हो। लेकिन बुरी बात उसमें यह है कि कलेक्टर पूरा कंट्रोल करेगा। भाई वक्फ बोर्ड जो आज तक चलते आया है, कार्यान्वित तो मेरे ख्याल से 1964 से हुआ, तब से अभी तक 50-60 साल के ऊपर हो गए, अच्छे से चल रहा था, कोई तकलीफ नहीं थी। 1995 का जो हमने उस पर दुरुस्ती की, वो दुरुस्ती के तहत बातें चल रही थी। भाई किस परिवार में झगड़े नहीं होते? सभी परिवार में झगड़े होते हैं यार। कभी मियाँ बीबी में होते हैं, तो कभी बाप बेटे में होता है, कभी बहन भाई में होते हैं। कोर्ट में भी कुछ गए होंगे केसेस, किसी ने किराया नहीं दिया होगा, यानी जकात नहीं दी होगी, किसी ने कुछ हथियाने की कोशिश की गई होगी, लेकिन मामला तो हमारे यहां ही सुलझ जाता था। अभी इन्होंने हमारे हाथ से निकालकर खुद के हाथ में लेने की कोशिश की। थर्ड पार्टी ऑपरेशन, जहां तक मैं समझ रहा हूं फिरदौस भाई, तो ये सब का विरोध संसद के अंदर हुआ, पुरजोर हुआ विरोध। मैं नहीं यह कहता हूं कि केवल कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस ने किया, एमआईएम ने किया, सपा ने किया, सभी पार्टियों ने, जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो इस देश में भारतीय संविधान को मानती है, वो सभी तमाम पार्टियों ने इसका पुरजोर विरोध किया। और यह विरोध इसीलिए हुआ क्योंकि वो विरोध करने की ताकत आप लोगों ने संसद के अंदर अपोजिशन पार्टी को दी, राहुल गांधी को दिला दी। वरना पिछले 10 साल से यहां कोई ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी नहीं बनी कभी। पूरे देश के अंदर अगर जो ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटियां बनी, इसके पहले 3 बनी थी, ये चौथी है जहां तक मैं समझ रहा हूं। बहुत कम बनती है, लेकिन वो ताकत थी, वो आवाज थी आप लोगों की, वो अवाम की आवाज थी, वो अवाम की आवाज वहां पहुंचे और उस आवाज को न्याय देने का काम अपोजिशन पार्टी ने वहां किया है। मैं समझता हूं कि ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी ने सभी लोगों से, जैसा कि फिरदौस भाई ने बताया है कि जनता की राय क्या है,
societies, institutions, advocates, doctors, intellectuals, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, मुस्लिम भाई जो भी है, वे चाहते क्या है? वे चाहते हैं ये बदलाव हो, वे चाहते ये बदलाव नहीं हो, ये राय जानना चाहते हैं। जॉइंट सिलेक्ट कमेटी के पास आपकी राय भेजना भी जरूरी है, लाजमी है। लेकिन साथ में हमें दूसरी व्यवस्था भी रखनी जरूरी है। दुश्मन कोई कमजोर नहीं है और साथ में सरफिरा भी है। तो ऐसे वक्त केवल फायर ब्रिगेड लेकर नहीं चलना पड़ता, तो अस्त्र शस्त्र लेकर भी चलना पड़ता है। अगर ये पुलवामा कर सकते हैं तो हमारी जनता दूसरा शाहीनबाग भी कर सकती है। ध्यान में रखना चाहिए इन लोगों ने। हमें हमारे आंदोलन की तैयारी भी करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से इस देश के अंदर इस देश का किसान दिल्ली के सरहदों पर आकर अपने लिए आंदोलन करता है और बिल वापस लेने के लिए उनको मजबूर करता है, उसी प्रकार से हमें भी ये तैयारी करनी पड़ेगी। और उसके लिए आप जब भी आवाज देंगे, जहां भी आवाज देंगे, जैसे भी आवाज देंगे, आपसे कंधे के साथ कंधा लगाकर मिलाकर पूरे अवाम के साथ बौद्ध समाज, दलित समाज और जो भी सेक्युलर सोसाइटी आपके साथ खड़ी रहेंगी, यह विश्वास मैं याद दिलाता हूं। और मैं धन्यवाद दूंगा आयोजकों को कि उन्होंने मुझे यहां बुलाया। मैं तो टेक्निकल पर्सन नहीं हूं, कानून की भाषा थोड़ी थोड़ी समझती है, क्योंकि कानून के जानकारों के साथ उठने बैठने का मौका मिलता है। और ऐसा कहते हैं भारतीय संविधान के मातहत कि कानून बनाने की जो फैक्ट्री है वो विधानसभा और संसद, एक फैक्ट्री में मैं भी कई सालों से बैठता हूं। तो इसलिए आपकी आवाज संसद में ले जाने वाले ले जाएंगे, बात करेंगे, सड़कों पर हम तुम दोनों मिलकर बात करेंगे। जब भी मौका विधानसभा में बात करने का होगा तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, यह भी मैं आपको बताता हूं। आपके साथ खड़ा रहूंगा। पुनः एक बार आयोजकों ने मुझे निमंत्रित किया, मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह हाफिज।